बात और शुरुआत करते हैं पहाड़ प्रभात की। लेकिन सबसे पहले देश की इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना का अपडेट क्या है 24 घंटों का सामने आ गया है। 2,57,299 केसेस सिर्फ 24 घंटे में सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 4,194 लोगों ने दम तोड़ा है। 4,194 लोगों की मौत हुई है। आप इस बात से खुश हो सकते हैं कि कोरोना के केसेस कम हो गए, लेकिन आपको चिंतित इस बात से होना चाहिए कि जहां कोरोना के केस कम हो रहे हैं, टेस्ट बढ़ रहे हैं, तो लोगों की मौत की संख्या बढ़ रही है। यानी कि चिंता वाली बात यही है, आंकड़े कम हो रहे हैं। इससे ज्यादा भयभीत ये बात करती है कि मरने का जो आंकड़ा है, मौतों का जो आंकड़ा है, वो लगातार बना हुआ है, वो कम नहीं हो रहा है। अविनाश हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, अब इसको राहत माना जाए कि केसेस कम हो रहे हैं, या फिर अब चिंता माना जाए कि मौत का आंकड़ा तो कम नहीं हो रहा है? यानी कि ये माना जाए कि टेस्टिंग बढ़ रही है तो लोगों की मौत की संख्या बढ़ रही है, यानी कि हालात खराब माने जाए अभी? देखिए राजू, अगर बात करें तो बिल्कुल सही बात है। केंद्र सरकार भी इस बात को लेकर चिंतित है कि पॉजिटिविटी रेट भले से कम हो गई हो, लेकिन डेथ परसेंटेज जो है वो कम नहीं हो रहा है। डेथ परसेंटेज लगातार अपनी स्थिति बना हुआ है। रोजाना 4,000 के ऊपर मौतें हो रही हैं। इसको लेकर केंद्र सरकार गंभीर है और लगातार तमाम राज्यों से बातचीत भी कर रही है। और इसके साथ साथ ब्लैक फंगस ने भी कहर ढा रखा है। अगर कल दिल्ली की बात करें तो एम्स के अंदर 4 मरीजों की मौत हुई है ब्लैक फंगस के कारण, और भी कई अन्य मरीज दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। और पूरे देश भर में जिस तरीके से ब्लैक फंगस का एक कहर देखने को मिल रहा है, उससे भी केंद्र सरकार लगातार चिंतित है और वैज्ञानिकों से लगातार बातचीत कर रही है कि किस तरीके से इसको काबू में किया जा सकता है। फिलहाल अगर बात करें तो पॉजिटिविटी रेट जरूर कम हो रही है, लेकिन डेथ रेट बना हुआ है। सरकार लगातार टेस्ट और ट्रैक कर रही है, लेकिन इसके बावजूद डेथ रेट रोकने में अभी तक सक्षम नहीं हो पाई है। जी अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। मसला यही तो था कि मौतों के आंकड़े को कैसे रोका जाए, जो संक्रमित हो रहा है उसे ठीक कैसे किया जाए। यहाँ कोरोना के केसेस तो कम हो गए या हो रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा क्यों नहीं कम हो रहा? देखिए, आप सिलसिलेवार जरा नजर डाल लीजिए। 2,57,299 केसेस आए हैं, 4,194 करीब 4,200 लोगों की मौत हुई है 24 घंटे में। ये मौत का जो आंकड़ा है ना, ये कम नहीं हो रहा है। मौत का आंकड़ा बना हुआ है, टेस्टिंग बढ़ गई है, लोगों की मौत ज्यादा हो रही है। ये बहुत भयावह और चिंता वाली बात है, इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते, देवभूमि में भी कोरोना के जो केसेस हैं उस पर थोड़ा सा कंट्रोल दिख रहा है। बीते 24 घंटों में 3,626 नए केस आए, जबकि एक दिन में 70 मरीजों ने संक्रमण से दम तोड़ दिया। उधर 8,731 मरीज एक दिन में ठीक होकर घर लौटे हैं। हालांकि राज्य में कुल केस की बात करें तो अब तक 3,07,566 मरीज कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2,33,266 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। राज्य में फिलहाल 63,373 एक्टिव केस हैं, जबकि कुल 5,327 मरीजों की मौत हो चुकी है। राजधानी देहरादून में ही एक दिन में सबसे ज्यादा 699 नए केस आए। हरिद्वार में 535, नैनीताल में 555 और उधम सिंह नगर जिले में 383 नए केसेस आए हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में फैल रहे कोरोना वायरस को लेकर राज्य की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की और फैसला सुनाया। अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली और अन्य की जनहित याचिकाओं पर अपना निर्णय सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश RS चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य और केंद्र सरकार को कई निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि हर रोज होने वाले कोरोना टेस्ट की संख्या राज्य सरकार तेजी से बढ़ाए। साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार को भी राज्य में ऑक्सीजन क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि राज्य में ऑक्सीजन का कोटा 183 मीट्रिक टन है, जिसे केंद्र सरकार 300 मीट्रिक टन करने पर गंभीरता से विचार करे। इसके अलावा भी अदालत ने सरकारों को कई आदेश दिए। तो जो फैसला नैनीताल हाईकोर्ट का है वो सिलसिलेवार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। SOP का पालन किया जाए। 4 धाम के लिए यह भी जारी किया गया। पुजारियों श्रद्धालुओं की कोरोना की सुरक्षा खुद राज्य सरकार करे। सरकार बताए कि उच्च स्तरीय कमेटी के सुझावों का पालन हो रहा है या नहीं। भवाली सैनिटोरियम में 100 बेड का कोविड केयर सेंटर सुनिश्चित करें। रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति सुनिश्चित करे सरकार। तो टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाए। दरअसल केसेस कम है क्योंकि पहाड़ों में सवाल यह है कि जो बुखार लोगों को आ रहा है या जुकाम हो रहा है या सांस लेने में जो तकलीफ होने लगी है वो कोविड माना जाए या नहीं, क्योंकि टेस्ट तो हो नहीं रहा। उत्तराखंड में आज भी बारिश की आशंका है और पहाड़ पर कई जगहों पर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान, लगातार बारिश से पहले ही आफत बढ़ी हुई है देवभूमि की, और अब फिर से मौसम विभाग का अनुमान की बारिश हो सकती है। शहर शहर पहाड़ी इलाकों में तबाही की तस्वीरें आई हैं।
नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ दिखा है। रौद्र रूप धारण किए हुए कई नदियां दिखी हैं और एबीपी गंगा की अपील है, खराब मौसम में सफर ना करें राहगीर। उत्तराखंड में आफत कैसे बढ़ती है, देखिए ये जो तस्वीर आप पहली देख रहे हैं, एक तो भूस्खलन की और उसके बाद नदियों का जलस्तर बढ़ा है। नदियां चूंकि विकराल होती ही है तो ऐसे में इससे इतना डरने की जरूरत नहीं है। चिंताएं बढ़ाता है भूस्खलन की घटनाएं, चिंताएं बढ़ाती है जगह जगह सड़क का टूट जाना, कनेक्टिविटी का रुक जाना, भूस्खलन का घरों तक पहुंच जाना, बड़े बड़े बोल्डर्स का घरों पर गिरना, ये चिंता वाली बात है। दरअसल सड़क को काटा जा रहा है, जगह जगह चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है बिना कुछ वहां की भौगोलिक परिस्थितियों को समझे हुए। जब बेतरतीब तरीके से बेहिसाब पहाड़ों को काटा जाएगा तो ऊपर जो ज्यादा वजन वाले पहाड़ हैं, बोल्डर है, वो सह नहीं पाएंगे। बेस है नहीं तो ऐसे में सहन नहीं कर पाएगा, ये वजह कि मलबा गिरता है। और आप ये भी देखेंगे कि ज्यादातर भूस्खलन उन जगहों पर होता है जहां पर कटिंग का कार्य चल रहा हो या सड़क को चौड़ा किया जा रहा हो या सड़क, ज्यादातर तस्वीरें आप उसके इर्द गिर्द की ही देखेंगे। पहाड़ों के अन्य हिस्सों में क्यों नहीं भूस्खलन की तस्वीरें आती हैं, ये भूस्खलन क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पर ये कटिंग का काम या जो सड़कों में जो बड़े बड़े पत्थर हैं, जो ग्रेनाइट पत्थर इनको तोड़ा जाता है, उसके लिए विस्फोटकों को कई जगहों पर इस्तेमाल होता है, उसकी वजह से ये धरती हिलती है और ये भूस्खलन होता है। एक तस्वीर ये है, देखिए सड़क का ये हिस्सा कितना धंस गया है, कितना बड़ा हिस्सा पहाड़ का नीचे आ गया है। और एक तस्वीर ये है जो आप बिल्कुल रैणी गांव के नीचे देख रहे हैं, रैणी गांव चिपको मूवमेंट, और जहां कुछ वक्त पहले बड़ी आपदा, कुछ महीनों पहले बड़ी आपदा, तपोवन आपदा आई, वो टनल जो आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन उस टनल में चलाया गया। बहुत से शव ऐसे जो मिले ही नहीं, 200 से ज्यादा लोग लापता थे, सिर्फ कुछ लोगों को ही प्रशासन ढूंढ पाया, बाकी लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। तो जोशीमठ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पर एक झूला पुल भी क्षतिग्रस्त हुआ है, बताया जा रहा है बारिश के बाद। पिथौरागढ़ की तस्वीर आप देख रहे हैं और पिथौरागढ़ में जो नदियां हैं जो निकलती हैं वो भी सब उफान पर हैं और उसकी वजह से थोड़ा सा कटान बढ़ गया। चंपावत में भी जो मजदूर वहां पर हैं वो थोड़े परेशान है, कुछ हिस्सों में तो मजदूर फंस गए थे तो उनको एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। और अब बात आफत काल में मसीहा बने देवभूमि के देवदूतों से जुड़ी हुई 4 तस्वीरों की। उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर बरसी है और इसके बाद जो मुश्किल हालात पैदा हुए उसमें लोगों की जान जब जोखिम में पड़ी तो बचाने के लिए देवदूत आए। पुलिसकर्मियों ने, एसडीआरएफ एनडीआरएफ आपदा प्रबंधन तंत्र से जुड़े हुए हमारे जवानों ने अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान को बचाया है। और यही इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, चंपावत में जहां पर कुछ मजदूर फंस गए थे तो उनको बचाने के लिए ये जवान पहुंचे और मजदूर परिवार को रेस्क्यू किया। जैन मुनियों को दूसरी तस्वीर में चमोली में आप देख रहे हैं रेस्क्यू किया गया और किस तरह से किया गया वो आप देखिए कि जेसीबी का सहारा लिया गया, नदी के उस पार फंस गए थे, धारा बहुत तेज थी। 4 लोगों को जोशीमठ में रेस्क्यू किया गया, उफनते हुए धारा को आप देख सकते हैं और नील धारा में 60 लोगों को बचाया गया। ये लक्सर का वाकया है। और अब सीधा रुक करते हैं हमारा संवाददाता रवि कैंतुरा का, इस वक्त देहरादून से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, आपदा प्रबंधन तंत्र को, एसडीआरएफ को, एनडीआरएफ को पहले ही सचेत किया गया था, अलर्ट किया गया था और अच्छी तस्वीरें आई कि वो आके अलर्ट थे और वक्त पर राहत उन्होंने लोगों को पहुंचाई है। लेकिन मौसम विभाग का जो अलर्ट है उसके मुताबिक फिर से बारिश होगी पहाड़ी इलाकों में, मैदानों में थोड़ी सी राहत की उम्मीद है। अभी किस तरह का मौसम बना हुआ है पहाड़ों पर और मैदानों में? बिल्कुल राजीव, देखिए अभी की अगर मैं बात करूं तो जो पहाड़ी ज़िले हैं वहां पर बादल छाए हुए हैं। हालांकि अभी इस तरीके की बारिश जो है उत्तराखंड में नहीं है इस वक्त की अगर बात करें, लेकिन जो 2 से 3 दिन है उसमें खास तौर पर पहाड़ी ज़िलों में अभी जो बारिश है वो बनी रहेगी। हालांकि भारी से भारी बारिश या भारी बारिश की कोई भी ऐसा अलर्ट मौसम विभाग ने नहीं दिया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अब थोड़ा सा राहत ज़रूर है। लेकिन पिछले जो 3 दिन रहे वो उत्तराखंड पर काफ़ी भारी रहे। चंपावत, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी, ये जो 4 ज़िले हैं ये काफ़ी प्रभावित हुए हैं। सबसे ज़्यादा बारिश जो है चंपावत ज़िले में हुई। लेकिन अगर हम बात करें तो लगातार जो बारिश से बहुत ज़्यादा नुकसान जो है इस वक्त उत्तराखंड को हुआ है, क्योंकि बारिश की शुरुआत में भी हमने देखा कि बादल फटने की घटनाएं हुई और इस बार फिर से रैणी गांव की अगर हम बात करें तो उसके करीब जो है एक झूला पुल बह गया, लोगों से संपर्क टूट गया। इस बारिश की अगर बात करें तो लगातार जो है इस तरीके की घटनाएं जो हो रही हैं। NH 58 की हम बात करें तो कौडियाला में एक बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई है। गनीमत यह है कि क्योंकि कोविड कर्फ्यू है, ऐसे में आवाजाही बहुत शून्य है और ऐसे में लोगों को ज़्यादा दिक्कतें नहीं है, क्योंकि इस मौसम में जिस तरीके से सड़कों का बेहाल हुआ है, अगर यात्रा चलती होती तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती। हालांकि लगातार इन सड़कों को खोलने का, सुधारीकरण का कार्य जो है लगातार चल रहा है। अभी 2 से 3 दिन खासतौर पर पहाड़ी
जिलों में थोड़ा सा जो सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बारिश अभी भी लगातार जारी रहेगी। मौसम विभाग का यह कहना है कि 25 मई के बाद से मौसम शुष्क हो जाएगा और तापमान फिर बढ़ने लगेंगे। तो यानी कि अभी 2 से 3 दिन एहतियात की जरूरत है, लेकिन जो 2 से 3 पिछले 3 दिनों की हम बात करें तो इसमें उत्तराखंड को काफी नुकसान जरूर हुआ है। जी राजीव, बहुत शुक्रिया रवि आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मौसम बदला हुआ, हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि पिछले दिनों जो बारिश हुई उससे थोड़ी कम बारिश हो सकती है, यानी कि राहत है आज के दिन। कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लंगासू में पहाड़ों से बोल्डर गिरे और इसकी वजह से सड़क धंस गई। मार्ग के धंस जाने से बड़े वाहनों की आवाजाही थम गई, जबकि छोटे वाहनों को निकालने में बड़ी परेशानी हुई। पहाड़ों से बोल्डर गिरे और उसका खतरा हमेशा बना रहता है। हालांकि मौके पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। अब तो आलम यह है कि हर घर में जो परिजन हैं वो बच्चों को, परिवार के सदस्यों को समझाते हैं कि जब बरसात का मौसम हो तो जो सड़क है उसके बिल्कुल यानी कि पहाड़ के साइड ना चलें, कोने की तरफ चलें, क्योंकि किसी भी वक्त पहाड़ों से बोल्डर या ये जो पत्थर हैं ये गिर सकते हैं। ये देखिए तस्वीरें, सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। उत्तरकाशी से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। बारिश के बाद पहाड़ों पर परेशानियां बढ़ गई। भटवाड़ी विकास खंड के दूरस्थ पिलंग गांव में भिलंगना नदी पर लकड़ी की पुलिया बह गई है और लकड़ी की पुलिया बहने की वजह से 8 परिवार जंगल की छानियों में फंस गए। जंगल की छानियों में फंस गए हैं ये परिवार। उत्तरकाशी में बीते दिनों बारिश हुई, ग्रामीणों के लिए मुसीबत बनी। जगह जगह मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों के सामने संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण अब मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। इस बीच में जानकारी ये मिल रही है कि जंगल की छानियों में 8 परिवार फंस गए हैं। छानियां जहां पर मवेशियां होती हैं, और जंगल की छानियां यानी कि गांव में छानियां होती हैं और एक होती है जंगल में, जिनकी मवेशी जंगल में चारे के लिए जाते हैं या जंगल में ही रहते हैं, वहीं पर छानियां बनी होती हैं। ये परिवार वहीं पर फंस गए हैं। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते प्रदेश की सभी नदियां उफान पर हैं। चंपावत के टनकपुर से होकर बहने वाली शारदा नदी जबरदस्त उफान पर है, जिसके चलते खनन के काम में लगा हुआ मजदूर का एक परिवार शारदा नदी पर बने हुए टापू पर फंस गया। एक ही परिवार के 9 सदस्य टापू में फंसने की सूचना प्रशासन को मिली तो हड़कंप मचा। आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस रेस्क्यू अभियान में पुलिस के स्थानीय ग्रामीणों ने भी मदद की। हमें जानकारी मिली थी कि शारदा खनन एरिया में जो मजदूर रहते हैं ये बीच नदी में फंस गए हैं, और क्योंकि कल जैसा आपको पता है 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी तो ये नदी में फंस गए थे अचानक बाढ़ आने से। जिस कारण जैसे हमको सूचना मिली हमारी टीम द्वारा रात से इनको बचाने का प्रयास किए गए, क्योंकि रात बारिश बहुत हो रही थी और अंधेरा था, जिस कारण पूरे प्रोसेस में सुबह तक का वक्त लग गया। हमारे द्वारा जल पुलिस की मदद से स्टीमर की सहायता से इनको परिवार सहित बाहर निकाला गया। लक्सर में भी नीलधारा नदी का जलस्तर बढ़ गया। इसकी वजह से किसान नदी के बीच में फंस गए, कई किसान फंस गए, जिसकी सूचना मिलने पर तुरंत प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के साथ एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को बचाने की कोशिश शुरू की गई। लक्सर के उप जिलाधिकारी की माने तो अब तक 60 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू किए गए किसानों ने प्रशासनिक अधिकारियों का शुक्रिया अदा किया। जी की 2 धाराओं के बीच में जो खाली जगह है वहाँ पर फंस गए हैं। तत्काल हमारी जो है पुलिस की टीम, रेवेन्यू की टीम, फायर की टीम जो है यहाँ पहुँच गई थी। साथ ही हमने आपदा कंट्रोल रूम को, पुलिस कंट्रोल रूम को भी सूचित किया। सिंचाई विभाग से हमने जलस्तर को घटाने के लिए बात की और वहाँ पर भीमगौड़ा बैराज है वहाँ से इसका जलस्तर को भी मेंटेन किया गया। भारत और नेपाल के रिश्ते बेटी और रोटी के हैं और बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में नेपाल के नागरिक भारत में रहते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन कोरोना काल में नेपाली समुदाय के लोगों को आधार कार्ड नहीं होने की वजह से वैक्सीन नहीं लग पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनमें दहशत का माहौल है। हालांकि उत्तराखंड पुलिस नेपाली नागरिकों की मदद कर रही है। नेपाली नागरिकों के वैक्सीनेशन को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक छात्र की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और केंद्र के साथ ही राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। हालांकि राज्य सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार इस मामले में गंभीर है और इसमें जल्द कोई फैसला लिया जाएगा। मेघा पांडे जो कि LLB 4th सेमेस्टर की दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा हैं, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय को पत्र लिख करके जो उत्तराखंड में नेपाल के निवासी हैं और
उत्तराखंड में विभिन्न पर्वतीय अंचल में काम कर रहे हैं, जो मेनली यहाँ पर बोझा ढोने का काम करते हैं, उनका वैक्सीनेशन होना आवश्यक है। चूँकि वैक्सीनेशन के लिए अपना जो आधार कार्ड है उससे लिंक होना भी आवश्यक है। ये बात उन्होंने अपने उस पत्र में कही है। प्रयास कर रहे हैं कि जो भारत में विदेश के लोग आए हुए हैं, क्योंकि और इस समय यहाँ पर 7-7, 8-8 साल से जिनको नागरिकता नहीं मिल पाई, नागरिकता मिलने के कारण उनका आधार कार्ड नहीं बन पाया, उनके लिए भी हमने भारत सरकार को लिखा है कि ऐसे लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए भी हम लोगों को डायरेक्शन दीजिए, क्योंकि वो इसी सोसाइटी में रह रहे हैं। अगर सबको आपने वैक्सीनेट कर दिया और ऐसे लोग जो 7-8 साल से यहाँ पर उनको वैक्सीनेट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं संक्रमण की फिर शुरुआत होनी। बहुत जरूरी है कि इस पर विचार किया जाए और जो नेपाली नागरिक उत्तराखंड में रह रहे हैं या भारत में रह रहे हैं उनको वैक्सीन लगनी चाहिए। अब एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, फौरन लौट। मशहूर पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के प्रणेता रहे सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। ऋषिकेश एम्स में शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। सुंदरलाल बहुगुणा के निधन पर कई बड़ी हस्तियों ने शोक जताया और उनके परिवार के साथ ही चाहने वालों को यह दुख सहने की ईश्वर से प्रार्थना की। नहीं रहे मशहूर पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रणेता का निधन। कोरोना संक्रमित थे सुंदरलाल बहुगुणा। ऋषिकेश एम्स में ली अंतिम सांस। में नहीं है। मैं अपनी ओर से, अपने पूरे उत्तराखंड विधानसभा की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। निश्चित रूप से ये अपूर्णीय क्षति हम सब के लिए है। ये प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और जिस प्रकार से उन्होंने पर्यावरण क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान हमारे इस के लिए दिया, वो हमेशा याद आएगा। सुंदरलाल बहुगुणा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ ऋषिकेश के पूर्णानंद घाट पर किया गया। सुंदरलाल बहुगुणा के निधन पर देश और प्रदेश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। पीएम मोदी ने भी सुंदरलाल बहुगुणा के निधन पर शोक जताया। पीएम के अलावा सीएम तीरथ सिंह रावत ने सुंदरलाल बहुगुणा को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बहुगुणा जी का जाना सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं अपितु पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में श्री बहुगुणा जी के कार्यों को इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने और शोकाकुल परिवारजनों को धैर्य व दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सुंदरलाल बहुगुणा के निधन पर शोक जताया। आपको सुंदरलाल बहुगुणा क्यों इतने लोकप्रिय थे और उनकी क्या उपलब्धियां हैं वो भी बता देते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा को हिमालय का रक्षक भी कहा जाता था। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। 9 जनवरी 1927 को टिहरी में सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म हुआ था। बहुगुणा ने 13 साल की उम्र में राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। 1956 में शादी के बाद उन्होंने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लिया और गांव में रहने के दौरान टिहरी में शराब के खिलाफ मोर्चा खोला। 1960 में वन और पेड़ों की सुरक्षा पर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया
और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 1970 में आंदोलन शुरू किया। चिपको आंदोलन उसी कवायद का हिस्सा था। 1980 की शुरुआत में सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय की 5000 किलोमीटर की यात्रा की। इस दौरान कई गांव का दौरा कर उन्होंने पर्यावरण सुरक्षा का संदेश फैलाया था। इसके बाद टिहरी बांध के निर्माण के खिलाफ उन्होंने 84 दिन लंबा अनशन भी किया था। हिमालय का रक्षक और पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का जीवन पर्यावरण और प्रकृति के लिए समर्पित रहा। उनका निधन निश्चित हमारे देश और समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आज नेता दुख प्रकट कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन इस श्रद्धांजलि को झूठी ही कहा जाएगा, क्योंकि बहुगुणा की जो मांग थी उन मांगों को इन नेताओं ने आज तक नहीं माना। मसलन शराब, आज घर घर तक पहुंचे, उन्होंने शराब के खिलाफ अनशन किया। डैम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, टिहरी से लेकर अब दूसरे हिस्सों तक डैमों का विस्तार हो रहा है, डैम बनाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इन श्रद्धांजलियों को झूठी ही कहा जाएगा। छोटा सा